जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मोहक और अ, ये रास भरा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये पर्व है। इस पर्व की हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार आप लोग मनाते रहिए। चलिए, अगर यहाँ पे बात करी जा रही है तो ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल का लॉर्ड कृष्णा की यहाँ पे स्टैचू है, जो कि आप लोगों को पता होगा ये गुजरात के द्वारका में है। तो ये द्वारकाधीश की साक्षात यहाँ पर पिक्चर मैं लगाया हूँ। मैं काफ़ी देख रहा था यहाँ पे किस प्रकार से सेरेमनीज वगैरह चल रही हैं। सारी चीज़ें मैंने देखा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सोचा आप लोगों के साथ यहाँ पे इस फेस्टिवल के कुछ यहाँ पे मोमेंट्स आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इनकी पूरी की पूरी 56 भोग की यहाँ पे थाली लगती है, इनकी सजावट होती है, श्रृंगार होती है, और उसके बाद से सारी की सारी जो भी प्रोसेशंस होते हैं यहाँ पे किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जन्माष्टमी से निकल के आता है और आपके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करता है, वो क्या है? तो जो दही हांडी फेस्टिवल है आपके महाराष्ट्र में यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये जन्माष्टमी के महोत्सव में मुंबई में ये चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे बना करके और ह्यूमन पिरामिडल स्ट्रक्चर करके यहाँ पे दही और हंडी इसमें रखी जाती है हंडी के अंतर्गत, और उसे जो है तोड़ना होता है। जैसे कि माखन चुराया करते थे भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होती है यहाँ पे। तो याद रखिएगा दही हांडी कहाँ पे सेलिब्रेट होती है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं 8 सितंबर 2023 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो यहाँ पे सारी डिटेलिंग मैं कवर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीआईबी न्यूज देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 20th एशियान इंडिया की समिट हुई और 18वां ईस्ट एशिया की समिट हुई, दोनों जकार्ता में हुई 7 सितंबर। प्राइम मिनिस्टर अपने गए भी थे और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। 12 पॉइंट का प्रपोजल इन्होंने प्रोवाइड किया, जिसमें क्या है, एशियान की कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, एड्रेसिंग कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, डिपेनिंग स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट, ये सब चीज़ों को इन्होंने फोकस किया। दूसरा जो न्यू निकल के आ रहा है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2023 का रीजनल कोऑपरेशंस और इंटीग्रेशंस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चला है, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से हम स्ट्रेंथन करेंगे रीजनल कोऑपरेशंस को, इंटीग्रेशंस को, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करी गई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कहाँ पर? तो तिब्लिस, इसकी तिब्लिस, और जो कंट्री है वो जॉर्जिया, इसकी राजधानी तिब्लिस है, याद रखिएगा। 1996 से 8 सितंबर को यहाँ पे डेजिग्नेट दिया गया है क्या, वर्ल्ड पीटी डे। तो जो फिजियोथेरेपी डे होती है, वर्ल्ड पीटी डे 8 सितंबर यानी आज के दिन यहाँ पे मनाया जाता है। तो 1951 से ये चीजें चल रही हैं जो आपको पता होना चाहिए। G20 की समिट में यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के काफी ज्यादा इशू निकल के आ रहा है। यानी अगर बात करी जाए यहाँ पर जो भारत मंडपम है, अभी रिसेंटली मोदी जी ने तैयार करवाया है, ये G20 का लोकेशंस है दिल्ली में। इसको इस प्रकार से ब्यूटीफाई किया गया है कि ये किसी लंदन और न्यूयॉर्क से कम नहीं लग रहा है। तो अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो भी विजिट अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी 8 से 10 के आसपास रख दी गई है। तो यहाँ पे डेलीगेट्स आ रहे हैं 19 कंट्री के प्लस यूरोपियन यूनियन के, जिसे हम G20 यहाँ पे बोलते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अगल बगल का टेम्परेचर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे वातावरण का सिचुएशंस है, कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें फोरकास्ट करने के लिए इसके बगल में मॉनिटरिंग यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग मॉनिटर करने के लिए स्टेशंस लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पे जो क्लाइमेट टेम्परेचर रहे ये भी सही रहे। तो ये चीजें देख सकते हैं, कितना सुंदर अवलोकन दृश्य है, सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। G20 की वेदर फोरकास्टिंग की पूरी डिटेलिंग आपको दे दिया। IMD जो है इसका एक ब्रांच यहाँ पे प्रगति मैदान के पास यहाँ पे लगेगा 3 दिन के लिए, और ये G20 की पूरी निगरानी यहाँ पे रखेगा। तो फिर फोरकास्टिंग भी होगी, सारी चीजें कवर इसमें करी जाएंगी। IMD की डिटेलिंग बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस
वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, इसको भी याद रखिएगा, ये भूकंप को भी रीडिंग करने के लिए कार्य करता है। 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। 15 जनवरी 1875 आदम जमाना की ये इंस्टीट्यूशन है, याद रखिएगा, 15 जनवरी 1875। इन सब फील्ड में भी इसका कार्य है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ये लॉन्च किया है क्या, समर 2026 में। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग रिसर्च, ये इसी के अंतर्गत आता है कि इन सब चीजों को, ब्लैक कार्बन, रेडिएटिव एरोसोल्स और इन सब चीज को हम टैकल कर सकें जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो ये कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी को माना जाता है जो 1785 में, बाद में मद्रास हो जाता है, उसके बाद कोलबा ऑब्जर्वेटरी 1806। तो ये सारी चीजें कैसे डेवलप होके आई हैं यहाँ तक, सारी चीजें आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दे दिया। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग कंसेंसस, यानी एक चीजों पे यहाँ पे सहमति किस प्रकार से बनाई जा रही है, वो सब चीजों को हम देखेंगे। G20 की समिट आप सभी लोगों को पता ही होगा, भारत जो है इसकी मेजबानी करने जा रहा है और इसकी प्रेसिडेंसी अगर बात करी जाए तो विश्व से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लीडर्स आ रहे हैं भारत में, तो आगमन तो हो चुका है, कुछ आज भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को इतना सुव्यवस्थित तरीके से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमेनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, डेलीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चलेंगी जो आपको अगले 10 दिनों तक ये चीजें देखने को मिल सकेंगी। तो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा फोकस इगलिटेरियन सिस्टम को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं G7 की तरह भी इसको, इस ग्रुप को, G20 को भी और बराबर के हिस्से में लेकर के चलने की प्रयास करी जाएगी। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अभी इसमें डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने की बात बोली जा रही है, यानी और भी कंट्री इसमें ऐड हो सकती हैं। सीधे सीधे आम भाषा में यही चीजें सोचा जाए तो यही बातें सही होंगी। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड की बात करी जा रही है, किस प्रकार से इकोनॉमी को यहाँ पर लेकर के चला जाए। कोविड-19 पेंडेमिक में सारे लोगों का हालत एकदम पस्ता हो गया। कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो इससे इम्पैक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सारे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाया गया था। हेल्थ, पावर्टी एलिवेशन, गरीबी को कम करना है, ये सब क्लाइमेट को, इश्यू को, और जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेज हैं वो सब को भी यहाँ पे देखना है। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे पहले आ रहा है, तो ये भी एक इश्यू निकल के आ रही है। यूक्रेन और कॉन्फ्लिक्ट का जो अभी वार चल रहा है, जिसके कारण यूएस और रसिया इनमें टसल्स हो गए हैं। चाइना जो है यहाँ पे रसिया की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया जो है यूएसए की तरफ बैलेंस बनाकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स को यहाँ पे अल्टर करती हुई, चेंज करती हुई नजर आ रही है। G20 की जो मीटिंग अभी चलने वाली है, यहाँ से आउटकम बहुत फ्रूटफुल निकल के आने वाला है। ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। इंडिया की प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, चाइना जो है इसमें पार्ट अभी करने वाला नहीं है, यानी जी जिनपिंग नहीं आएंगे, उनके डेलीगेट यहाँ पे आ जाएंगे। वहीं रसिया की बात करी जा रही है तो वो भी यहाँ से बाइकआउट होने वाला है। देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें चलती हैं, किस प्रकार से वर्ल्ड को हम लोग बैलेंस करके आगे लेकर के चलते हैं। तो बायलैटरल टेंशन कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया में यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। और इंडिया के सामने ये तो G20 इंडिया ऑर्गेनाइज कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बात करी जाए इसके अलावा भी बहुत सारी इश्यू निकल के आती हैं, क्योंकि चाइना जो है उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो ग्लोबली हब बना हुआ है। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए यूएस से निकल के आया हुआ है, और गवर्नमेंट यहाँ पे, यूएस की गवर्नमेंट जो है पूरी पूरी हाथ धो करके पड़ी है किस प्रकार से चाइना को हम टैकल करेंगे। तो सारी चीजों को यही यहाँ आपको बता दिया एक जिस्ट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मोदी जी हैं यहाँ पे क्लियर करते हुए बार बार नजर आते हैं कि हमारा जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस नहीं रहेगा, बल्कि हम क्या फोकस करेंगे, ग्लोबल साउथ पे, यानी कहीं ना कहीं बैलेंस, पावर का जो है बैलेंस वो होना चाहिए। और जो है डेवलपिंग कंट्री को भी यहाँ पे फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब मल्टीलेटरल रिफॉर्म की बातें पे फोकस करने का बात करते हैं। तो जो भाई साहब ग्लोबल साउथ समिट है, देखिए ग्लोबल साउथ समिट ही इंडिया ही ऑर्गेनाइज किया था, कई बार आपसे क्वेश्चंस कर चुका हूं। मोदी जी यहाँ पे क्या चीजें फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी इसको अफ्रीकन यूनियन को G20 में मिलाने की बात कर रहे हैं। तो इसको G21 कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं, किस प्रकार से डील होती हैं। तो इस बार जो G20 होगा वो कहीं ना कहीं
कुछ चेंज तो अवश्य लाने वाला है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत उथल पुथल चल रही है। तो यही सारी चीजें हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जो भी भारत कर रहा है यहाँ पे, तो 220 मीटिंग यहाँ पे चल चुके हैं, 220 मीटिंग 60 सिटीज में। तो यहाँ पे इतनी सारी मीटिंग के बाद फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जो अब देखने योग्य रहेगी कि इस प्रकार से इंडियन डाइवर्सिटी अपनी चीजों को लेकर के जियो पॉलिटिक्स ग्लोबली कैसे बैलेंस करता है। तो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। रीस्टोरिंग ऑर्डर यहाँ पे, यानी जो पहले यथा स्थिति थी उसको हम कैसे यहाँ पे बरकरार रखेंगे। एशियान कंट्री की डिटेलिंग आपको बार बार मैं देता हूँ, वो आपको याद ही होगा। उसी एशियान से निकल के आता है म्यांमार। ये एक पड़ोसी अपना देश है जो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करी जाए म्यांमार में, तो म्यांमार में आंग सान सी कू की गवर्नमेंट थी। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है। किस सन में मिला है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा। इनको क्या करती है 2021 में गवर्नमेंट, इनको जो है अंडर अरेस्ट कर लेती है और जुंता जो है यहाँ पे रूल करने लगती है। ये जुंता क्या है? इसी को मिलिट्री रूल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो डेमोक्रेटिक रूलिंग जो सिस्टम चल रही थी उसे रिप्लेस करके मिलिट्री रूल आ जाती है। और इस प्रकार की चीजें आती हैं तो साउथ एशिया और एशियान में कहीं ना कहीं हलचल मच जाती है। लेकिन क्या किया जाए इस चीज को लेकर के, ये बहुत बड़ा मतभेद आपस में बन जाता है। अब यहाँ पे जो एशियान कंट्री हैं वो बार बार इस पे फोकस करती हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द रिस्टोर करें, मिलिट्री की जो शासन है वो खत्म करी जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। तो अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो आंग सान सूची को जो यहाँ पे जेल में रखे थे उनको अभी हाउस अरेस्ट में रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं वो मिलिट्री जुंता से ही यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही हैं, तभी उनको बाहर निकाला गया है। तो ये तो फिक्स है बात। दूसरी चीजें क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो एशियान कंट्री है वो कहीं ना कहीं एनुअल समिट जकार्ता में इस प्रकार की चीजें चली हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जो वायलेंसेस चल रहे हैं, जो सिविल पे अत्याचार चल रहा है फोर्सेस के द्वारा और सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं मिलिट्री के द्वारा। तो इन चीज को कैसे रोका जाए, म्यांमार के कैसे यहाँ पे म्यांमार में रीस्टोर किया जाए डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस पे भी बातें बोली जा रही हैं। तो म्यांमार की एशियान की जो अभी समिट हुई है आपके इंडोनेशिया में, तो सीधे म्यांमार पे इसका नंबर आता है अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हम बात करें। लेकिन म्यांमार को नहीं मिलके फिलीपींस को ये चीजें प्रदान करी गई हैं। अब फिलीपींस जो है एशियान समिट को ऑर्गेनाइज कराएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इसका लॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है। म्यांमार के लोकेशंस की बात करी जाए तो इंडियन ओशियंस में और गल्फ ऑफ मार्ताबान, बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ये आपका म्यांमार हो गया। म्यांमार कंट्री किससे किससे बॉर्डर टच कर रही है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी प्रोमिनेंट कंट्री है जो यहाँ पे बॉर्डर टच करती है। म्यांमार की लोकेशंस काफी स्ट्रेटेजिक हो जाती है क्योंकि ये इंडिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। एशियन नेशंस में आपको बताया ही हूँ कई बार, तो यहाँ पे 8 अगस्त 1967 को इसमें यहाँ पे आती हैं। एक एशियान ग्रुप को बनाने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस ये एशियान को फॉर्म करती हैं, क्योंकि कम्युनिज्म जो है बहुत तीव्र गति से वियतनाम में ग्रो कर रहा था। तो ये 5 कंट्री निकल के आती हैं। बाद में 5 कंट्री और मिलकर यहाँ पे जुड़ती हैं, तो यहाँ पे ब्रुनेई, वियतनाम ये सब आकर के मिल जाती हैं। लाओस, म्यांमार एक साथ कंट्री आकर के मिलती हैं 23 जुलाई 1997 में। याद रखिएगा लाओस और म्यांमार, लामा ऐसे भूलिएगा नहीं, 1997 ये दोनों एक ही साथ आते हैं। कंबोडिया जो है लेटेस्ट 99 में आता है। तो याद रखिएगा इसमें 10 नेशन है, भारत उसका पार्ट नहीं है। पॉलिटिकल अपोजिशंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे चीजें निकल के आ रही हैं। जो NGU है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, वो मिलिट्री विंग के साथ हाथ जोड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कोऑपरेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है कि चीजें बैलेंस हो गई हैं। जुंता गवर्नमेंट देखिए एक प्रकार से मिलिट्री का जो रूल है वो तानाशाही के रूप में यहाँ पे रूल करना चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको हटा करके यहाँ पे रूलिंग सिस्टम लाना चाहती है। तो मिलिट्री की रूलिंग सिस्टम लाना चाहती है। तो डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक की डिमांड, अभी इलेक्शंस भी वहां पे जीत करके आए थे अपोजिशंस वाले, फिर भी जो है मेजोरिटी विनर जो है था वहां पर, उसे वहां पे सरकार बनाने नहीं दिया गया, किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। तो ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। रिपोर्ट अगर देखी जाए
किसकी, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट अगर देखी जाए तो उसमें ये मालूम चला है बहुत सारे यहाँ पे क्राइम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की मास एग्जीक्यूशंस, लोगों को मारा जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, सारी चीजें निकल के आ रही हैं। कई सारे मिलियन पीपुल यहाँ पे डेथ के शिकार हो रहे हैं। तो मिलिट्री जो है यहाँ पे कई हजार लोगों को मारा भी है और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर रहा है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई भी हो सीधे शूट आउट, ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। एशियान की अगर बात करें तो सारी चीजें निकल के आ रही हैं एशियान में, किस प्रकार से डोमेस्टिक सिचुएशंस को यहाँ पे मेंटेन करने की बातें बोली जा रही हैं एशियान कंट्री के द्वारा और इसके रेजीम को कहीं ना कहीं रीस्टोर करने की बातें इसी चीज के द्वारा बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल जो निकल के आ रहा है डिसअपेयरिंग लैंग्वेज, उसको हम देखेंगे क्योंकि ये जो है भाषा का विलुप्त होना, देश से उसके कल्चर का विलुप्त होना, ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का, हेरिटेज का, डेवलपमेंट का, ये सारी चीजों का विलुप्त होना हो जाता है। तो एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये जो है क्वांटिटेटिवली अगर बात करी जाए नंबर के अनुसार तो ये यहाँ पे 30 सालों में दिखा रहा है कि जो डिक्लाइन है लैंग्वेज की बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है। खास करके मदर टंग लैंग्वेज जो इस बोलते हैं लोग विश्व में, उसकी भाषा की बात करी जा रही है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स यहाँ पे दो पीपल को यहाँ पे सेलेक्ट करता है पॉपुलेशन से रैंडम में और यहाँ पे चेक करता है, यही सारी इसकी बेसिक चीजें हैं जिस आधार पे चेक करता है। तो यूनाइटेड किंगडम की एलडीआई की बात करी जाए तो 0.139 कंपेयर किया गया है 930 इंडिया से। तो देखिए इंडिया में जो हाई नंबर की यहाँ पे विलुप्त है वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो इंडिया भी इससे बचा हुआ नहीं है, यानी वर्ल्ड ही इससे बचा हुआ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में ये हर कंट्री में कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, हैती हैं, समोआ हैं, पपुआ गिनुआ है, वनातु हैं, सोलोमन आइलैंड हैं, यहाँ पे इस प्रकार की इश्यू निकल के आ रही हैं कि लैंग्वेज यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। अगर इंडेक्स ऑफ लैंग्वेज की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्लोबली ये चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, कोई एक रीजनल चीजों पे फिक्स नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को चपेट में लिए हुए हैं। तो 20% की बात करी जा रही है ओवर द पीरियड 70 से लेकर के 2005 तक यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। वहीं पे रीजनली बात करी जा रही है तो जो इंडिजिनस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसकी डिक्लाइन यहाँ पे 60% हुई है, अमेरिका में 30%, पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और ऑलमोस्ट 20% अफ्रीका में यहाँ पे चीजें हुई हैं। तो देखिए कितनी बड़ी चेंजेस हैं, क्योंकि लैंग्वेज की जो विलुप्त चीजें हो रही हैं उससे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया, जो अभी आपको मैं पिछले बताया। 1000 के आसपास लैंग्वेज, 7000 में यहाँ पे चीजें बोली जा रही हैं, तो इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही हैं, प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं डाटा को यहाँ पे यूनेस्को 2018 में ये पब्लिश किया है भारत के आंकड़े को देख करके कि जो 42 लैंग्वेज हैं जो एक्सटिंक्शंस के कगार पे भारत में पहुंच चुके हैं। तो 10,000 जो पीपुल बोलते हैं, जो व्यक्ति 10,000 भाषा 10,000 की जनसंख्या में जो लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको क्या किस कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी में लग कर दिया जाता है लैंग्वेज को। तो याद रखिएगा इतने ही बचे हैं लोग बोलने के लिए, तो उस भाषा का कहीं ना कहीं क्या होगा, विलुप्त ही हो जाएगा। तो उस प्रकार की नॉलेज, उस प्रकार की ट्रेडिशंस, रिचुअल, उस प्रकार की सारी प्रोसेशंस, सारी की सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी। हर भाषा में एक अलग प्रकार का नॉलेज है, हर भाषा में अलग प्रकार की परंपरा है, रीति रिवाज है, धर्म है, वो सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत की जो डाइवर्सिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अब आता है सियोल और इंडो पैसिफिक, ये जो इम्पोर्टेंट है, आज बहुत सारे एडिटोरियल हैं उसमें से मैं इम्पोर्टेंट काफी कवर कर दिया हूं। तो आशा करता हूं जो चीजें आपको बताऊंगा बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ, वो जो चीजें आपको अच्छी लगेंगी, अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यहाँ पे बात करी जा रही है कैंप डेविड समिट की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट समिट है जो आपको पता होना चाहिए। इस समिट के अंतर्गत क्या होता है यहाँ पे, तो ये एक हिस्टोरिक समिट है, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी अगर दूं तो ये अभी आपको 1 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 2000 के आसपास ये समिट रखी गई बिल क्लिंटन और इजराइल के यूद बराक जो प्रेसिडेंट है वहां पे, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे रखी गई। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो यहाँ पे यसीर अराफत थे वो यहाँ पे चेयर कर रहे थे। किस प्रकार से यहाँ पे 11 से 25 जुलाई तक यहाँ पे ये समिट हुई। अब जो है बात करी जा रही है, इसके जो रिपोर्ट निकलते हैं इसे हम लोग रसमॉन इफेक्ट बोलते हैं, यानी जो मल्टीपल विटनेसेस हैं जो यहाँ पे
एविडेंसेस हैं वो सेल्फ सर्विंग इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहे हैं, यानी स्वयं हम किस चीज को यहाँ पे सही कर सकते हैं उसी चीज की बातें बोलती है, इसी के रोसमॉन इफेक्ट बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, ट्राइलेटरल स्टेटमेंट है, 3 कंट्री यहाँ पे आती हैं, 2000 में यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई है। इसी को कैंप डेविड समिट बोलते हैं, जो आपके यूएसए के मैरीलैंड प्रोविंस में है। तो अगर हम बात करें इस सारी डिटेलिंग की, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, इन तीनों का ट्राइलेटरल समिट हुआ है आपके कैंप डेविड में, जो मैरीलैंड अमेरिका में है। इसी को कैंप डेविड समिट बोली गई है। तो इंडिया और कोरिया की यहाँ पे 50वीं डिप्लोमेसी रिलेशंस भी कंप्लीट हो गई है। तो ये एक अचीवमेंट भी है भारत के लिए। क्वेश्चंस यहाँ से भी हो सकता है, 50 साल किसके साथ पूरा हुआ है? जापान, यूएस और आपका कोरिया, इसके पास पोटेंशियल है किस प्रकार से आप इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को टैकल करना है किसे? यूएसए को। और यहाँ पे ये जो है चाइना बहुत प्रकार से इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है, केवल यूएसए को नहीं बल्कि अपने रीजनल स्टेट को भी, यानी जो अगल बगल की कंट्री हैं उसे भी प्रभावित करता है। तो वही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की बात करी जा रही है कि कोरिया को भी यहाँ पे जो ट्राइलेटरल आपका मीटिंग चल रहा है यूएस में, यहाँ पे कैंप डेविड में लास्ट महीने ही हुआ ये, तो उसी चीज को लेकर के निकल रहा है कि सियोल टोक्यो का जो रिलेशन है पहले उसे हम बढ़िया कर दें, क्योंकि इन दोनों में कोई बहुत अच्छा रिलेशंस डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री बड़ी अच्छी इनकी नहीं है। तो आपस में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट इनको जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर लेकर के होती रहती है। अब इस चीज को अगर सुधार देंगे तो देखिए पैसिफिक ओशियंस में यहाँ पे एक प्रकार से दबदबा होता रहेगा, क्योंकि दोनों कंट्री आपस में आ जाएंगी, तो ये भी एक अचीवमेंट होगी। ऑकस भी एक प्रकार से ग्रुप बनाया गया है, जिसमें यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड भी बनाया गया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, चिप 4 अलायंसेस बनाई गई हैं, यूएस, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया। और ये सब चीजें क्यों बनाई गई हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर सीधे सीधे चाइना को इंडो पैसिफिक में डील कर सकें। तो जो समिट हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सब चीजें आ जाती हैं तो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ जो समिट है वो उसकी पोटेंशियल ये है, साउथ कोरिया में क्या दिखा रहा है कि न्यू स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को, ये जो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ये टोक्यो के साथ इम्पैक्ट, टोक्यो के साथ चेंज होती हुई, रिफॉर्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक में एक प्रकार से अगर बात करी जाए तो छत्र राज चाइना अपना बनाना चाहता है। इंडो पैसिफिक जब भी हम बोलते हैं तो यही आपका रीजन है जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये कंट्री आती है। तो पूरा अपना इंडिया आ जाता है, और जैसे ही नाम इंडो पैसिफिक आ जाता है चाइना को हो जाती है बीमारी, क्योंकि इसको पैसिफिक ओशियन बोलना चाहता है, इंडिया का नाम यहाँ से सीधे सीधे हटाना चाहता है। तो इंडिया का नाम क्यों हटेगा बाबा, ये तो इंडो पैसिफिक, इंडो ओशियन ही है, तो इंडो नाम क्यों नहीं लगेगा? ये तो ऐसे ही है। एक यही तो भारत ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे महासागर है, और क्या कंट्री कोई है जिसके नाम पे महासागर है? ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे भारत के लोकेशंस को लेकर के और चाइना के हलचल को लेकर के, सारी यहाँ पे जो भी कंट्री हैं उनके साथ चाइना का डिस्प्यूट आपको कई बार मैं बताया हूं। तो ये अब कोरिया को देखेंगे, 1945 में इनका पार्टीशन होता है, यूएस और यूएसआर की मदद से। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, नॉर्थ कोरिया में टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है, किम जोंग उन, मोमो जैसी शक्ल है इनकी, आप लोग देख सकते हैं। 38 पैरेलल यही लाइन है जिसे 38 पैरेलल बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यही लाइन दोनों कंट्री को आपस में बांटती है। तो 38 पैरेलल याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से कई बार आते हैं। तीसरी अगर पॉइंट को देखा जाए यहाँ पे तो क्या निकल के आ रही है, जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुई है सियोल की। पहले क्या था, बहुत ज्यादा ऑफेंड नहीं करते थे यहाँ पे, लेकिन अब जो है एक स्टैंड पॉइंट सियोल यानी कोरिया लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजिंग से रिलेशंस है वो इससे बहुत अच्छा सही तरीके से तो रिलेशंस नहीं डेवलप हो रही है, इसलिए स्ट्रांग एक्शंस भी लेने के लिए तैयार हो चुका है। आज की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, जो क्वाड ग्रुपिंग है
उसमें जो बात कर रहा है क्या, सियोल कहीं ना कहीं आकर के जुड़ना चाहता है। तो सियोल को भी यानी कोरिया को भी इसमें क्वाड प्लस बना दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी टैकल करने के लिए सही चीजें हो जाएंगी। तो उसी को लेकर के सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखते हैं किस प्रकार से जो सियोल के प्रेसिडेंट है यून सुक यूओल, वो किस प्रकार से इसमें इन चीजों को इंडेक्ट करते हैं और किस प्रकार से ग्लोबल पिवोटल स्टेट जो अपने आप को बनाने की बात करते हैं वो लेकर के आते हैं। तो सारी चीजें आपको बता दिया, आशा करते हैं ये जो भी चीजें आपको बताया वो क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बात करी जाए एरिया ऑफ कोऑपरेशंस की, किन किन कंट्री की यहाँ पे सियोल से कोरिया से कोऑपरेशंस हो सकती है, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे इन सब चीजों से पीछे नहीं हटते हैं। इंडिया किसी भी रूप में अगर अपने आप को देखेगा कि हाँ इस कंट्री से मुझे फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे मित्रता बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने जिससे मित्रता कर ली ना वो हम निभाते हैं, हम शत्रुता नहीं निभाते। तो ये हमारी पहचान है, हमारी विश्व विरासत है, हेरिटेज है, हमारा ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी अगर बोली जाए तो गलत नहीं होगी। उसी नजरिए से यहाँ पे इंडिया, साउथ कोरिया, जापान इन सब चीज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अभी आईसेट की यहाँ पे ट्रीटी हुई थी यूएसए के द्वारा, जो यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगा। तो भारत भी यहाँ पे इसके लिए जाना जाता है। डिफेंस की डील की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस की डील साउथ कोरिया के साथ भी भारत करने के लिए यहाँ पे आतुर हो रहा है। अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो इंडिया का जो डिफेंस नीड है ना वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है बार बार यहाँ पे ईस्ट से आक्रमण करने की बातें करता है, धमकाता रहता है, कैप्चर करता रहा है। तो ये मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री का टसल यहाँ पे होता रहता है। इसलिए हमें भी स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिसके कारण हमें क्या है, हमें सियोल की, कोरिया की यहाँ पे नीड हो जाएगी। K9 वज्र की बात करी जाए, 155 ml सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविजर की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा साउथ कोरिया के हनावा डिफेंस, इसी के अंतर्गत ये चीजें बन के आई हैं। तो सिस्टम और टेक्नोलॉजी इन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे चीजें आ रही हैं। और भी बहुत सारे हैं, K2 ब्लैक कोरियन बिल्ड, ये जो पैंथर टैंक है ये भी कहीं ना कहीं इसी को प्रोड्यूस हुआ है, यानी दोनों की सहभागिता से ये चीजें बनाई गई हैं और आर्मी में इंडक्ट किया गया है। डिफेंस के सेक्टर में, न्यूक्लियर फील्ड के सेक्टर में भी साउथ कोरिया का हम बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो क्लीन एनर्जी का डिमांड है वो कैसे फुलफिल होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बात निकल के आ रहा है जो यहाँ पे इंडिया फोकस करता हुआ नजर आएगा। एनएसजी की बात करें, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें, तो हम इसके मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक चीजों को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए तो इंडिया की जो क्लीन एनर्जी की नीड है वो बढ़ती हुई जा रही है, तो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो सियोल, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन स्टेट तक को भी प्रोवाइड करता हुआ नजर आया। तो हमें भी यहाँ पे नीड है, हमारे भी नीड को भी पूर्ति कर सकता है कौन, कोरिया। तो इस फील्ड में अगर क्लीन एनर्जी हम बनाने के फील्ड में आगे बढ़ें तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, पोल्यूशंस कम होगा, बीमारियां कम होगी, जीडीपी ऊपर जाएगा और क्लीन एनर्जी का जो टारगेट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, जो यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे रसिया जो है एक बार बोला था कि हाँ ठीक है ग्रेन को हम अलाउ करते हैं अफ्रीका में जाए, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो दिल्ली में G20 की समिट होती है, इसी चीज को लेकर के यहाँ पे समिट होगी और देखा जाएगा किस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी आपके सामने कवर कर दूंगा। अफ्रीकन यूनियन जो भी आपको बताया, ये डील कर सकते हैं कि इसको भी इंडक्ट किया जाए, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या होता है, ये जल कुंभी होते हैं जो वाटर से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। तो वाटर से ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यही शोषण कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा डिग्रेड हो जाती है, लेक जो है मरने लगता है। इसके कारण जो वहाँ पे फ्लोरा फौना है वो डिक्लाइन के पोजिशंस में आ जाते हैं। तो ये देखिए ये कौन सा लेक है, ये वेम्बनाड लेक है, जो कि कोची लेक भी बोला जाता है। इसी के अंतर्गत यहाँ पे आसपास क्या होता है, आपका स्नेक बोट रेस होता है, जो आपके नेहरू जी ने शुरुआत करी थी। यहाँ पे क्रोकोडाइल का अटैक बहुत तीव्र गति से बढ़ गया है। ये कहाँ पे, तो आपके बात करी जा रही है अगर,
तो उड़ीसा के यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क में यहाँ पे चीजें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। 6-7 लोगों का क्रोकोडाइल ने यहाँ पे अटैक किया और उनका डेथ भी हो गया। तो यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है रिवर के अंतर्गत न चलें, रिवर के आसपास न जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ क्रोकोडाइल है वो कहीं ना कहीं काफी तीव्र गति से बढ़ा हुआ है। तो याद रखिएगा भितरकनिका नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ गया है। अपनी जो डेंसिटी है उससे ऊपर चल रहा है क्रोकोडाइल की पॉपुलेशंस की अगर बात करी जाए तो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ये कंफर्म किए हैं कि चाइना विजिट करेंगे और ली से जाकर के मिलेंगे, कई सारे इश्यू पे बहस होगी। तो जो देखा जाएगा क्या ये बहस चल रही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथोनी एल्बनीज, ए से याद रखिएगा। आर्मेनिया के पीएम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अजरबैजान जो है मिलिट्री के लिए यहाँ पे तैयार कर रहा है, तो यानी प्रोवोकेशन कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, बहुत सारी चीजें। तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पाशिनियान। ये चीजें याद रखिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूडान के आर्मी चीफ यहाँ पे कतार पहुंचे हैं डील करने के लिए, देखते हैं क्या डील होती है। इनका नाम क्या है? अब्दुल फतह बुरहान। तो ये ट्रेवल किए हैं, कई बार ये अभी जाकर मिल चुके हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए इन्हीं के अंतर्गत तो जो मिलिट्री है और पैरामिलिट्री है इन दोनों में टसल चल रहा है। तो मिलिट्री पैरामिलिट्री में ही यहाँ पे झगड़े अंतर्गत चल रहे हैं। जो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है, तो ये सूडान ही है। देखिए क्वेश्चंस किसी प्रकार से बन सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो चीजें बता रहा हूँ उसको दिमाग में एक बार रख लिया करिए। एक रिवर है जो अफ्रीका की रिवर, एशिया की रिवर कवर करने के बाद अफ्रीका की कवर कर रहा हूँ, तो चेलीफ रिवर है। ये रिवर अल्जीरिया में है, लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है और सहारा एटलस के बाद से निकलकर आती है। ये बहती कहाँ से है? तो टेल एटलस के आसपास और एम्प्टी करती है मेडिटेरेनियन सी में जाकर के पानी को उड़ेल देती है मोस्टागैनम के पास 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाती है। यही रिवर है जो आपको मुझे बतानी थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।